जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम कुमार राव आप सभी के बीच आपके अपने कैरियर इंडिया 247 चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज के समय में जो कंपटीशन का युग बढ़ चुका है, अब लगातार वैकेंसी आपके बीच में आने वाली हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम थी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आप लोगों से दूर थे, लेकिन अब हम लोग रेगुलर आप लोग के बीच में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि रोज़ आपके बीच में आकर के हम प्रैक्टिस सेट कराएं, ठीक है। अपने सब्जेक्ट यानी जनरल साइंस का, और जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और एक और सुपर टेट में एक टॉपिक है जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर विज्ञान। तो हम तीनों सब्जेक्ट पर आपके बीच में आते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस सेट टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कृपया आप लोग देखें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको जो समझ में आएगा, जो भी टॉपिक, ये टॉपिक अच्छा है तो आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो हमारा जो सेट होगा कितने का होगा, देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन का सेट होगा वो 20 क्वेश्चन होगा इसमें। और इस 20 क्वेश्चन में भौतिक विज्ञान से ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। भौतिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सुपर टेट, खास करके किस के लिए, सुपर टेट के लिए मैं सोच करके बनाया हूँ ये। और आपका ये जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी होगा। आप पढ़ते रहें और आगे देखें क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, आपके बीच में एक क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गति के बारे में बताया था। आइजैक न्यूटन गति के बारे में बताए थे। आप जानते हैं कि न्यूटन साहब गति का नियम भी दिए थे और न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिए थे। साहब जब पढ़ रहे थे तो ये वो सेब के पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे, कहानी के रूप में लोग बताता है। सेब के पेड़ के नीचे बैठ करके न्यूटन साहब पढ़ रहे थे, सेब सब गिर रहा था, बहुत जगह पर सेब गिरा, कोनो दिक्कत नहीं। एक न्यूटन साहब के कपड़े पर गिर गया, ठीक है। जब इनके सर पे सेब गिरा तो इस सेब को उठा करके ऊपर की तरफ फेंकने लगे, और जैसे फेंक रहे थे तो नीचे की तरफ गया। इनकी मजबूरी बन गई थी कि आखिर में ऐसा क्या है कि जिसको मैं ऊपर जहाँ से आया वहाँ जाए, क्यों ये नीचे आ जा रहा है। तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का नियम जो इन्होंने दिया था अपने उसी पुस्तक में, जिसका नाम है प्रिंसिपिया, इसी पुस्तक में इन्होंने इसका नियम दे करके समझाने की कोशिश किया। और तीसरा बात यहाँ पे ध्यान देंगे, माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है, सिस्टमा नेचुरी है, ये इस पर नहीं होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोग्राफिया जो है ये रॉबर्ट हुक की लिखी गई पुस्तक है। रॉबर्ट हुक साहब इसको दिए थे। और सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है इसको दिए थे, इसको जो लिखे थे उनका वैज्ञानिक का नाम है लिनियस। वो जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है लिनियस। ये है रॉबर्ट हुक और ये है लिनियस। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे क्वेश्चन देखें, ये अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम संबंधित है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम संबंधित है। न्यूटन साहब गति के जो नियम बताते हैं उस नियम को आप लोगों ने जाना, और हमने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया है। जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन क्लास लिए हैं वो जानते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम जो था, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम का मतलब समझते हो क्या है? जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु जब विरामावस्था में है तब तक विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उसे कोई बाहरी बल लगा करके गति की अवस्था में न किया जा सके या उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जा सके। और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे रोका न जा सके। ये न्यूटन का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम कहलाता है। तो आपका जड़त्व का नियम इसमें आंसर सही होगा। जड़त्व का नियम दो प्रकार का होता है, आपको पता चल गया। एक विरामा का जड़त्व होता है,
विरामा का जड़त्व, और एक होता है कौन चीज़ का भैया, गति का जड़त्व। कौन चीज़ का, गति का जड़त्व। ठीक है, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया जानते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम है, संवेग परिवर्तन है, बल आघूर्ण है। ये बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण है जैसे मान लो कोनो दरवाज़ा खोल रहे हैं या किसी एंगल पर कोई वस्तु को उठा रहे हैं, तो ये बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है इसे टाउ कहते हैं। कौन चीज़ कहते हैं, टाउ कहते हैं। ये बेसिक में टाउ से पूछ लेता है बहुत सारी चीज़ें ना। बल आघूर्ण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान को यम से दिखाता है। द्रव्यमान को हम लोग यम से, जिसको मास कहते हैं, भी को कौन चीज़, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, ये द्रव्यमान और वेग इसका दोनों का गुणा होगा, दोनों का क्या होगा, गुणा। यानी यम भी ये होता है कौन चीज़ के बराबर, ये होता है संवेग के बराबर, मोमेंटम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। आपका आंसर क्या होगा, आगे क्वेश्चन देखो। इस पर बहुत कुछ बोलना नहीं था। ये देख लीजिए एक तो क्वेश्चन, राकेट प्रक्षेपण। राकेट प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है, राकेट प्रक्षेपण जिस नियम पर आधारित है वो नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे उसको बोलते हैं हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया। अगर कोई वस्तु पर अगर आप जितना बल लगाएंगे, वस्तु भी विपरीत प्रक्रिया करके उतना ही बल आपके ऊपर लगा देती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। न्यूटन का प्रथम नियम तो नहीं है, अपकेंद्रीय बल नहीं है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और रेखीय संवेग संरक्षण नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़, अपकेंद्रीय बल का एक तो ऑप्शन दिया है आपको, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है कौन चीज़, अभिकेंद्रीय बल। ये भी समझ लीजिए, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो कोई वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, ठीक है, कोई वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसमें एक प्रकार का बल लगता है और वो बल अंदर की तरफ लगता है, उसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और जो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही होती है उसमें एक प्रकार का बल लगता है जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करते वक्त तो बाहर की तरफ लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और आप लोग अपकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन जो होता है काम किस पर करता है, अपकेंद्रीय बल पर। दूध से मक्खन निकालना किस पर काम करता है, अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, आगे देखें। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे कहलाता है। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे वो कहलाता है। कोनो वस्तु अगर मान लो यहाँ हम रखे हैं कोई ईंटा, ठीक है, और ईंटा वहीं पर रखा रहेगा तो तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो जब तक बाहरी बल लगाओगे तो बाहरी बल का लगा रहे हो, बाहरी बल लगा रहे हो तो हमारा क्या है, बल है। यानी फोर्स है जो, ये फोर्स ही किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थिति यानी पोजीशन में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, त्वरण आप लोग जानते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी पूछ लेता है त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु में एकांक समय में जो परिवर्तन होता है, और किस में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरा चीज़ है बल। बल को आपको बताया किसी वस्तु में क्या करेगा, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करेगा। बल आघूर्ण अभी पिछले बार हम लोग पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से बता चुका है। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, सीजीएस मात्रक होता है ग्राम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अभी है नहीं जा,
देखें, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग मोटी। कभी कभी कुछ क्या होता है, टाइपिंग में कुछ गलत हो जाता है। टाइपिंग करते वक्त जो भी टाइपिस्ट बैठे होते हैं हमारे पास, चाहे आप कहीं पे भी देखेंगे कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसको आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, गुणता है, तीव्रता है, तारत्व है, और क्या है, इनमें से कोई नहीं। गुणता है, तीव्रता है, और क्या है, तारत्व है, इनमें से कोई नहीं। आप समझ रहे हैं, इसकी जो तारत्व है जिसे हम लोग पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पिच बोलते हैं। तारत्व के ऊपर ही क्या करता है, ध्वनि पतली और मोटी होती है। ध्वनि पतली और मोटी होती है। जिसकी तारत्व शक्ति अधिक होती है उसकी ध्वनि क्या होगी, पतली होगी, और जिसकी तारत्व शक्ति कम होती है उसकी ध्वनि क्या होगी, मोटी होगी। इसलिए आप लोग देखे होंगे आदमी का आवाज़ मोटा होता है, औरत का आवाज़ कैसा होता है, समझ गए, पतला होता है। ठीक, आगे देखो, कोनो आदमी ऐसे बोल देता है, लगता है कि वो औरत ये बोल रही है। कोनो ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा। देखिए, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है, वायु में उत्पन्न होती है। अब सोचेंगे का ध्वनि तरंग दुइये को तो हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो होता है, अनुप्रस्थ तरंगे या अनुप्रस्थ ध्वनि, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ पर, पानी पर, मैंने इस किसी पर आश्रित है, पर चलने वाला। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, इनके चलने की जो डिजाइन देखेंगे तो इस तरीके से, इसमें श्रृंग और गर्त पाए जाते हैं। और ये जो होता है, इसको देखो मिलेगा, ये जो तरंगे होती हैं, सॉरी, अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं, ये इस तरह से चलती हैं। देख रहे हैं, ये इनकी ये चलने का है। ये जो है इसको विरलन बोलते हैं और इसको संपीड़न बोलते हैं। इस संपीड़न, विरलन जैसे पिछला नहीं चलता है, कब वो सिकुड़ जाएगा, कब वो फैल जाएगा, कब वो सिकुड़ जाएगा, कब वो फैल जाएगा। इस प्रकार की गतिविधि ये जो चलती है, ये तरह से अनुदैर्ध्य तरंग चलती है। और ध्वनि जो उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होगी किसमें, वायु में। तो कौन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखते हैं, ये देखिए, दृढ़ सिरों के बीच तार में उत्पन्न तरंगें होती हैं। दृढ़ सिरों के बीच तार में उत्पन्न तरंगें होंगी। आओ भाई देखते हैं, प्रगामी है, अप्रगामी है, प्रगामी है और अप्रगामी, ये दो तरंग होती हैं। तो दृढ़ सिरों के बीच जो उत्पन्न तरंगें होती हैं, वो तरंगें होती हैं, राइट आंसर क्या है, अप्रगामी तरंगें। प्रगामी तरंग माध्यम के अंदर उत्पन्न, जैसे ध्वनि तरंगें, सब कौन सी तरंगें के अंदर आएंगे, प्रगामी तरंगें के अंदर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की सर्वाधिक चाल होगी, ध्वनि की सर्वाधिक चाल होगी कौन चीज़ है, निर्वात। ध्वनि जो होता है निर्वात में चलता बोलता नहीं है, ये निर्वात में नहीं चलेगा, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं मिलता है। जल में तो देखिए, कोनो जल है पोखरा का, इनमें एगो
पत्थर मारेंगे तो पत्थर से जो आवाज़ उत्पन्न होगी, पत्थर के इस मतलब पोखरे में या तालाब में फेंके गए पत्थर की आवाज़, वायु में कोई आवाज़ और लोहे में कोई आवाज़, तो इनमें सबसे ज़्यादा तेज अगर ऐसे 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 करेंगे वायु में तो कौन ध्वनि उत्पन्न होगा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इससे सबसे कम वायु में, उससे ज़्यादा जल में, और सबसे ज़्यादा किस में? लोहा में। सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? लोहा में। तो हमारा आंसर कौन चीज़ होगा? लोहा, यानी लोहे में राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी माध्यम का तापमान 4 गुना होने पर ध्वनि का वेग हो जाता है। देखिए, किसी माध्यम का तापमान 4 गुना होने पर, यानी आप 1 थे, पहले आप 1 थे, 1 का आप 4 होंगे। ये क्या है? का हो रहा है? टेम्परेचर। कौन माध्यम का टेम्परेचर 1 से जब 4 होगा और वहीं पर 1 अगर उसका क्या हो? ध्वनि का वेग हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो उसका क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कितना होता है? 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? ये अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी कक्ष में प्रतिध्वनि जितने समय गूंजती है वह कहलाता है। तो किसी कक्ष में जो प्रतिध्वनि का मतलब होता है, उसकी कोई ध्वनि आपने भेजा और प्रतिध्वनि मतलब प्रतिक्रिया की गई, उसकी दूसरी वापस आने वाली जो ध्वनि होती है वो गूंजती है किस माध्यम से? तो आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अनुरणन काल। इसको क्या कहते हैं? अनुरणन काल। परावर्तन काल आप समझते हैं? परावर्तन क्या होता है आपको पहले बता दिया गया लाइट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। गर्भस्थ शिशु की जांच में प्रयोग में ली जाने वाली तरंग होती है, ये जो तरंग कौन सी होगी? श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। और ए और बी दोनों। कोनो लड़का सब रीजनिंग लगाना चालू कर देता है। जब कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं रहेगा ना तो रीजनिंग लगा देंगे, बी और सी लगा ताकि दोनों ये सही हुई का दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, सवाल वही कॉन्सेप्ट से 20 को पूछेगा। आप रट्टू विद्या वाला काम मत करिए, इसलिए कि वो दिक्कत हो जाता है। आने वाले समय में आपको दिक्कत बढ़ा देगा। श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगों को ये कहा जाता है जो श्रव्य तरंगे होती हैं, ध्यान दें, श्रव्य तरंगे जो होती हैं इसे मनुष्य सुन सकता है, इसे मनुष्य सुन सकता है। अपश्रव्य तरंगे ये मनुष्य नहीं सुनता है। जैसे कुछ कीट पतंगे होती हैं, छोटे छोटे तितली उतली, और जो तरंगे भूकंप के पहले उत्पन्न होती हैं, वो सब कुत्ता बिल्ली सब इसको सुन पाता है। यानी इसका जो मात्रक, इसका जो लिमिट्स होता है 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। और 20 हर्ट्ज से अधिक 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड तरंगें उत्पन्न होती हैं वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, उसे मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, ठीक है। जो पराश्रव्य तरंगों को पराश्रव्य तरंगों का जो यूज किया जाता है बस गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए प्रयोग करते हैं। चमगादड़ जो होती है, चमगादड़ सब यही तरंगे को छोड़ती हैं और इसी तरंगों से को छोड़ करके वो लोग अपना रास्ता क्लियर कर लेती हैं। वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यानी परावर्तन होकर के उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ रास्ता बंद है या खुला है। समझ रहे हैं? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही बात है। मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर होना चाहिए। मनुष्य ध्वनि का स्तर क्या है? मनुष्य देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। 20 से 80 डेसिबल दे दिया है, 10 से 30 डेसिबल दे दिया है और 30 से 90 डेसिबल दिया है, और क्या दिया है? 30 से 60 डेसिबल दिया है। ये ऑप्शनवा दोनों आपको सही लग रहा है, समझ रहे हैं? ये ऑप्शन दोनों सही लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने क्या सुना था? अपश्रव्य तरंग जो होती है 20 से
बोला है कौन चीज से नीचे होती है। अब 20 के ऊपर और 20,000 के बीच में मनुष्य जिस तरंगों को सुन सकता है, श्रव्य तरंगें जिन्हें सुना जा सके, तो वो 20 से 20,000 के बीच में है। तो 20 से 80 दिया है, कहीं कहीं ऑप्शन में अगर 20 से 80 दे दे तो उसको ट्रिक आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको 30 से 60 दिया है तो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर आपको क्या मिलेगा, 30 से 60 मिलेगा। और आपका राइट आंसर आपका ये होगा 30 से 60। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड वाला क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, पनडुब्बियों में प्रयुक्त किए जाने वाले पेरिस्कोप निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं। पनडुब्बी देखे हैं सब लोग, ये पनडुब्बी है, ये है कौन चीज़, पनडुब्बी मान लेते हैं। और सॉरी ऐसे माना लो पनडुब्बी, और थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे बना देते हैं ऐसे, और ये होता है ऐसे। देखिए यहाँ कोनो व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कोनो व्यक्ति बैठा है, यहाँ का कुछ हमको एक्टिविटी देखना है समुंदर में। समुंदर से ऊपर जाने के बाद ये जो हम लोग दर्पण लगाते हैं, ये दर्पण हमारा जो होता है, ये दर्पण होता है हमारा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। जो किरण आती है इधर से और टकराने के पश्चात इस पर जाती है, और यहाँ से टकराने के पश्चात यहाँ आती है। ये दर्पण जो होता है जिस कोण पर हम लोग लगाते हैं वो होता है 45 अंश का। कितना अंश का लगता है, 45 अंश का होता है। समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कोई वस्तु की प्रकाश की किरण जब चिकने तल पर टकराती है, आप लोग जानते हैं परावर्तन होता है, और परावर्तन होगा तो आपतन कोण जितना होता है उतने परावर्तन कोण भी होता है। तो उसी के नियम के अनुसार एक किरण चल रही है, और एक किरण इस व्यक्ति के जो अंदर बैठा हुआ है, किसमें, पनडुब्बी में, जिसको अंग्रेजी में सबमरीन कहते हैं। तो इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति बाहर के सारी घटनाएं परिघटनाएं उसकी एक्टिविटी को देख लेता है आसानी से और समझ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में खेत खरिहान में जाते हैं आप, तो पोखरा तालाब में कछुआ सब रहता है। ये कछुआ सब समझ लीजिए सबमरीने है, पानी के अंदर अंदर चलेगा, और जैसे ये बाहर में आएगा हचाक से मुड़िया निकाल के देखेगा कौन है नहीं ना, फिर देखेगा अरे है तो निकाल। ये सिस्टम ऐसे चला, उसी के ऊपर ये सब रिसर्च किए गए हैं। इसमें जो आप काम देखेंगे तो ये किसके नियम पर चलेगा, तो परावर्तन के नियम पर चलेगा। किसके नियम पर, परावर्तन के नियम पर। रिफ्लेक्शन कौन चीज होता है भैया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब आप समझ चुके होंगे, कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, किसी चिकने तल पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, और लौटने की इसकी यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये एक ठो इसमें अभिलंब खींचते हैं, आपतन और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आई कोण बनता है, और इसमें आर, ये होता है आई बराबर कौन चीज, आर। परावर्तन का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु जो होता है वो निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश के अपवर्तक नहीं होता है भैया, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक परावर्तन आप लोगों ने पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, क्रांतिक कोण से अधिक कोण हो जाने के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे मृग मरीचिका में देखे होंगे, जो राजस्थान में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे राजस्थान में क्या होता है, सब बालू है सब, और आप दूर पर देखेंगे तो पोखरा तालाब और हेन तेन जितना भी सब वस्तु आपको दिखेगा ना, तो सब पेड़ पौधा सब उल्टा दिखता है। किसके कारण, इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य
ये दैर्घ्य ना है, दैर्घ्य है, इस तरह से नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक होती है। न्यूटन साहब क्या करे थे, प्रकाश की जो किरणों थी, प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में बांट दिया था उन्होंने और कहा था विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर, VIBG, विबग्योर। इसको हम लोग बैगनी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बैगनी, जिसे अंग्रेजी में वायलेट बोला जाता है, वायलेट। और इसको बोलते हैं इंडिगो, इंडिगो, जामुनी कलर उसे बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में जानते हैं ब्लू यानी नीला, और हाई होता है ग्रीन, इसको हरा बोलते हैं, येलो, येलो यानी पीला, और ये वाला होता है ऑरेंज। कौन चीज़? ऑरेंज का मतलब नारंगी, नारंगी। कौन कहता है सब नारंगी, कौन कहता है संतरावा। और ये होता है रेड, इसको लाल कलर बोलता है। सुनिए, इसमें पूछा है सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो रेड की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जिसकी होती है वो कौन सी की होती है? बैगनी किरण की होती है। लाल किरण जो प्रिज्म पर, जब हम लोग कोई प्रिज्म पर प्रकाश की किरण को इस तरह से हम लोग भेजते हैं तो इस 7 कलरों में बंट जाता है। 7 कलर में जब बंट जाएगा इस तरह से, तो आप लोगों ने देखा है 7 कलर में बंटते हुए कि ये V होता है, ये I होगा, और ये B होगा, ये G होगा, और ये Y होगा, ये R होगा। ठीक है, तो R वाला का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, V वाला का तरंग दैर्घ्य कम होता है। लेकिन ठीक उल्टा रिलेशन एक और होता है, R यानी लाल किरण की प्रकीर्णन जो होती है कम होती है, और B किरण का प्रकीर्णन अधिक होता है, बैगनी किरण का इसका। तो प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन क्या करता है? प्रकीर्णन जिसका अधिक होगा वो अपने आँख तक जल्दी नहीं आ पाएगा। यही प्रकीर्णन के कारण ही रेड कलर की लाल किरण जो होती है, लाल रंग की किरण, इसका प्रकीर्णन कम होने के कारण वह आसानी से सूर्य की प्रकाश के साथ हमारी आंखों तक चला आता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है? मूल राशि कई ठो हैं, सब 7 गो आप लोग जानते हैं। ताप है, मूल राशि है, नहीं आओ, उड़ जाता है कबो कबो। इसको हम मना कर रहे हैं, इधर आओ, चल जा रहा है कोने में उधर। ताप है, मूल राशि है। द्रव्यमान है, मूल राशि है। अवोगाद्रो नंबर जिसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा, मूल राशि है। लेकिन जौन बचल ना वो कौन राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। कहा है ये मूल राशि नहीं है, इसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ले ये आ गया सामने क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति कौन चीज़? उजाला। ज्योति कौन चीज़? उजाला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या कहलाता है? तो आप लोग सुने हैं, कोनो घटनाएं हो जाती हैं किसी प्रकार का, कुछ ऐसी घटनाएं जिससे आदमी दुखित होता है तो कैंडल मार्च निकालता है। कौन चीज़ निकालता है? कैंडल मार्च निकालता है। और देखो ही कैंडला में तनी सा बिंदी छूट गया था, कैंडला में बिंदी छूट गया था, सुधार लीजिएगा। ज्योति में निकालने के लिए वो कैंडल मार्च निकालता है, जिसे कैंडल बोलता है। सब मोमबत्ती लेकर के बाहर रोड पर निकलेगा धरना देने के लिए, चाहे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। तो कैंडल यानी मोमबत्ती का नाम कैंडल शब्द से क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वो ज्योति दे रहा है। तो ज्योति तीव्रता की खोज कौन किया था? कैंडल। यानी इसको कैंडला का मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक होगा कैंडला। ये अपना आंसर क्या है? सही है। एम्पियर जानते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है। मोल जानते हैं, अभी पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। और रेडियन, रेडियन में जानते हैं, रेडियन में किसी ठोस कोण को नापते हैं, किसी ठोस को वृत्त को नापेंगे, सब रेडियन में नापा जाता है। आगे देखें, 20वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन होगा ये, 19 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है, ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार कौन सा है?
MKS पद्धति है, FPS पद्धति, CGS पद्धति। तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति जो है ये ब्रिटिश के अनुसार चलता है। MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है, और CGS पद्धति जो होता है वो CGS पद्धति होता है सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, तो ये सारी 3 पद्धतियों में से एक पद्धति जो थी ये पद्धति है ब्रिटिश पद्धति। ठीक, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बाबू। अगला क्वेश्चन कौन चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ें और खुद करें। देखो लोग, अपने से जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये अपने से जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे। हाँ, कोई भी व्यक्ति आपको घोर करके पिलाएगा नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। और जो भी टॉपिक पढ़िए उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। ये अब समय ख़त्म हो गया है वन लाइनर वाला बेटा, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब वही क्वेश्चन आएंगे, चाहे परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। परीक्षार्थी की जांच एग्जामिनर इस तरह से भी करते हैं, पेपर बनाने वाला इस तरह से भी करता है, क्या आप कितना आंतरिक उसमें जानते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा एक क्रिस्टलीय ठोस बोला है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि जिसकी संरचना, जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। नमक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में आगे क्वेश्चन नहीं है क्या? हमको लगा यहीं तक 20 क्वेश्चन आपका था, और हमको लगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।